नमस्कार। आज हम गंगा मैया से साक्षात्कार नामक एक व्यंग्य रचना, एक व्यंग्यात्मक निबंध हम देख सकते हैं। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी से लिखित यह एक हास्य और व्यंग्य से युक्त निबंध आपके सिलेबस के लिए रखा गया है, तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी गंगा मैया से साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार मतलब आप अंग्रेजी में इसको इंटरव्यू कहते हैं। तो यहाँ पे साक्षात्कार यहाँ पे सचमुच नहीं हो रहा है। गंगा मैया का इंटरव्यू लेखक सचमुच नहीं ले रहे हैं। ये एक काल्पनिक है, व्यंग्य और हास्य से मिश्रित आप तक कुछ संदेश लेकर आना चाहते हैं लेखक इस माध्यम से। जो उनका उद्देश्य जो है लेखक का, तो वह उद्देश्य इस गद्य के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश किए हैं। ये यहाँ पे बरसाने लाल चतुर्वेदी जी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू मतलब सचमुच गंगा मैया से इंटरव्यू नहीं ले रहा है, बल्कि कल्पना कर रहा है कि अगर मैं इस तरह इंटरव्यू लूँगा तो गंगा मैया क्या कहती है। तो ये सब काल्पनिक है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे हमें सीखने को मिलते हैं हास्य और व्यंग्य के साथ साथ। तो इससे पहले हम लेखक के बारे में थोड़े बहुत जानकारी लेंगे। लेखक का नाम है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य इस विषय पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आपका व्यंग्य हास्य के चटखारे लिए रहता है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी जो और एक ज्ञानी, एक बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार हैं डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी, तो उनके शब्दों में इनको लेकर डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के रचनाओं को लेकर उनको लेकर एक बात कहते हैं, वो यह है, वो कहते हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। तो इस तरह वे कहते हैं इनको लेकर। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह जैसे आदि हम देख सकते हैं डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के रचनाओं में। ये जो प्रस्तुत गंगा मैया से साक्षात्कार नामक ये जो गद्य आपके सिलेबस के लिए रखा गया है, तो इसको मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार
महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। तो विद्यार्थियों, आपको अवगत कराने के लिए, आज के ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। तो हाँ, यह पाठ हम शुरू करेंगे। देखिए, लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। मतलब मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद गए थे, वहीं पे थे लेखक। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। निजी सचिव मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, जिस तरह आप इसको कह सकते हैं। मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, इसलिए निजी सचिव मतलब पर्सनल सेक्रेटरी से। किनके पर्सनल सेक्रेटरी? गंगा मैया के पर्सनल सेक्रेटरी से 2 मास पूर्व ही समय ले चुके थे लेखक। किस लिए? गंगा मैया के साथ वार्तालाप करने, मतलब गंगा मैया का इंटरव्यू लेने, साक्षात्कार करने। तो माँ मंदिर में विराज रही थी, तो मकर संक्रांति के दिन आए हैं गंगा मैया से साक्षात्कार करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए गंगा मैया के। और वहाँ पे इलाहाबाद में जब जाते हैं तो माँ मंदिर में विराज रही थी, बैठी थी मंदिर में ही। चेहरे पर उदासी थी गंगा माँ के चेहरे पर उदासी थी। तो लेखक जाते हैं, वो कहते हैं मैं जाकर माँ के चरण छुए। तो मैं सबसे पहले जाकर गंगा मैया का चरण छूते हैं लेखक। और पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मृगशाला मतलब पहले के ज़माने में बैठने के लिए वो जो छाला होते हैं, चर्म किसके? मृगों के, प्राणियों के। तो उस मृग का एक छाला वहाँ पे पास में ही पड़ा हुआ था, उस पर बैठ जाते हैं। लेखक कहते हैं मैं बैठ गया उस पर। लेखक तो पूछने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए गंगा मैया से क्या क्या पूछना है ये सब एक लिस्ट बना के लेके आए थे। क्वेश्चन का, प्रश्न लिख कर ले आया था। तो उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। तो जो भी प्रश्न गंगा मैया से लेखक पूछे थे, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर गंगा मैया बहुत ही सुंदर रूप में उत्तर देती है। गंगा मैया इस लेखक से, मतलब इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार करने के लिए जो आए थे, तो उनको, मतलब लेखक एक के बाद एक प्रश्न पूछते जाते हैं और वैसे ही गंगा मैया उत्तर देती जाती है। तो पहला प्रश्न लेखक पूछते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न लेखक के द्वारा। माताजी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। प्रश्न लेखक पूछते हैं गंगा मैया से। क्या पूछते हैं? माताजी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। तो इसके उत्तर के रूप में गंगा मैया कहती है, वत्स मतलब बेटा, वत्स तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है यह क्यों हो रहा है। माँ को आश्चर्य हो रहा है, गंगा मैया को आश्चर्य हो रहा है। उत्तर के रूप में गंगा मैया कहती है, वत्स तुमने ठीक ही सुना है, मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है यह क्यों हो रहा है। तो फिर लेखक पूछते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। आप में वो शक्ति है, आप ये प्रदूषण
आप अपने आप दूर कर सकती हो। यह शक्ति, यह आप में यह ताकत है ना माँ, कि आप में जो प्रदूषण जो फैल रही है तो उसको आप निकाल सकते हैं ना, उसको शुद्ध कर सकते हैं ना, प्रदूषण को दूर कर सकते हैं ना। तो इस तरह पूछते हैं लेकर गंगा मैया से। उत्तर के रूप में गंगा मैया कहती है, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। जो भी इस तरह के बातें कहते हैं सिर्फ वो उल्लू ही नहीं बल्कि उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। तो ये संभव नहीं है। जो भी इस तरह कहते हैं ना, ये ठीक नहीं कहते हैं, ये सारा सा गलत बात है। तो इस तरह गंगा मैया कहती है। फिर लेखक पूछते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं, तब और क्या कारण हो सकते हैं? लेखक पूछते हैं, तब क्या कारण हो सकते हैं इस प्रदूषण के लिए, क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर के रूप में गंगा मैया कहती है, वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषण हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी? सिर्फ मुझ में ही प्रदूषण नहीं हो रही है, पूरे देश में वातावरण ही ऐसे हो रहा है। देश का वातावरण ही पूरा का पूरा प्रदूषित हो गया है। तो मैं तो इस देश में रहती हूँ, तो मैं कैसे बच सकती हूँ इस प्रदूषण से? तो प्रश्न लेखक फिर से करते हैं, आप ठीक ही कह रही हैं, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। तो ये प्रश्न जो लेखक पूछते हैं, चरित्र, आप ठीक ही कह रही हैं, चरित्र का संकट चर्चा का है, ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है। मतलब चरित्र, लोगों के चरित्र ही ठीक नहीं हैं, वो जो लोगों के व्यक्तित्व जो है वही ठीक नहीं है। तो ये एक चर्चा का विषय है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य को पता नहीं चल रहा है। मतलब मनुष्य चरित्रहीन होते जा रहा है, चरित्र ही नहीं है मनुष्यों में, मानवों में मानवीय गुण ही नहीं है। तो इस तरह से बात करते हैं लेखक गंगा मैया के सामने। गंगा मैया उसके उत्तर के रूप में कहते हैं, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, चरित्र मेरा ही अंग था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। चरित्र लोगों में बसता था, वो चरित्र लोगों में बसता था, वो मेरा अंग था, वो चरित्र नामक वो एक मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति की संज्ञा दी जा रही है, तो एक अंग की संज्ञा दी जा रही है यहाँ पे। और चरित्र वो भी एक काल्पनिक रूप में हम यहाँ पे ले सकते हैं चरित्र को। ये चरित्र अब लोगों के बीच में नहीं रहा, लोगों में नहीं रहा। मानवीय जो गुण, अच्छे गुण होते हैं उसको हम चरित्र कहते हैं। तो वो अच्छे गुण होने चाहिए। चरित्र दो तरह के, अच्छे चरित्र, बुरे चरित्र। तो अच्छे चरित्र के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो वो अच्छे चरित्र मनुष्यों के पास है ही नहीं, तो इस तरह की चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो इसीलिए गंगा मैया कहती है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। अतीत मतलब बीते हुए कल का वस्तु हो गया वो, मतलब आज दिखाई नहीं दे रहा है चरित्र। अतीत मतलब पुराने ज़माने में था, इस तरह हम आज कह सकते हैं चरित्र को। तो एक दिन मेरे पास आया था, कौन? चरित्र एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था, और मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, किंतु उसकी आँखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। तो गंगा मैया कहती है, बहुत ही दुखी था बेचारा चरित्र, मेरे पास आया था एक दिन, मैंने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, ढाढ़स बांधना मतलब हिम्मत जुटाना। तो
लेकिन वो दुखी ही था, आँखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। तो इस तरह वो चरित्र आज बहुत ही दुखी हुआ है। तो प्रश्न, अब चरित्र भैया कहाँ है? प्रश्न पूछता है लेखक गंगा मैया से, और एक प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है? अब चरित्र भैया कहाँ है, कहाँ पे मिलते हैं चरित्र भैया? तो उत्तर के रूप में मुस्कुराते हुए गंगा मैया कहती है, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है। अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ शब्दकोशों में उसको हम देख सकते हैं, डिक्शनरियों में उसको हम देख सकते हैं। तो वहीं तक ही सीमित रह गया वो चरित्र, और उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। कभी कभार जो भी कुछ लोग, ज्ञानी लोग, अच्छे लोग, बहुत बड़े पंडित लोग जब अपने उपदेश देते रहते हैं, उन उपदेशों में कभी कभार चरित्र वहाँ पे दिख जाता है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सिखाते हैं टीचर्स होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, तो ये लोग अपने बच्चों को सिखाने के लिए चरित्र नामक शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो भी कभी कभार कुछ छोटे छोटे कक्षाओं में। इनके अलावा चरित्र वास्तव में शायद है ही नहीं। तो इस तरह गंगा मैया कह रही है। प्रश्न, लेखक द्वारा और एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? पूछते हैं लेखक, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? उत्तर के रूप में गंगा मैया कहती है, सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी मार कर जाने कहाँ भगा दिया इन्होंने। आजकल के चरित्र विहीन मनुष्य जो हैं, वो सेवा रानी को भी मारकर भगा दिया इन्होंने। सेवा करने से चरित्र बनता था, वो चरित्र बन जाता था। कैसे बन जाता था? सेवा करने से, लोगों के मदद करने से, लोगों को सहायता करने से वो चरित्र बनता था। लेकिन ये लोग स्वार्थी लोग जो हैं, ये लोग सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया इन्होंने। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए हैं। सेवा तो करते ही नहीं है, लेकिन मेवा बटोरने में लग गए हैं। तो एक तरह से ऐसे हुआ है, सेवा ही परमो धर्म था पहले, सेवा ही परमो धर्म कहा जाता था, लेकिन उसके स्थान पर आज लोग क्या कर रहे हैं? मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। तो सेवा के बदले में मेवा, मेवा मतलब चाहिए, सिर्फ फल चाहिए उनको, कर्तव्य नहीं। कर्तव्य के बिना फल की अपेक्षा करना, मेवा मतलब फल की अपेक्षा करना। चरित्र कैसे रहेगा इस तरह होने से? तो सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर आज मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं लोग। तो प्रश्न, लेखक और एक प्रश्न पूछते हैं, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भांग घुल गई है। तू न कह मेरी और मैं न कहूँ तेरी। तो आजकल के जो नेता लोग, आजकल के लोग जो है, तो इस तरह की नेतागिरी करते हैं, इस तरह की राजनीति करते हैं। तो हाल ही में एक राज्यपाल है इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। मतलब कुएं का पानी प्रदूषित हुआ है, तो इसके लिए वो कारण कोई भांग मिलाया गया है।
किसी के द्वारा भांग मिलाया गया है उस कुएं में। तो इस तरह कह रहे थे। मतलब गलती उसी की है, उसको अनदेखी के वजह से ये सब हुआ है, लेकिन अपने ऊपर दोष वो नहीं लेते, दूसरों पर वो दोष, कोई भांग मिलाए हैं इसको, तो इस तरह के दूसरों पर दोष डालकर खुद को उस दोष से बचाने की कोशिश करना। तो इसलिए तू न कह मेरी और मैं न कहूँ तेरी, तुम्हारे गलतियों को मैं छुपाता हूँ और मेरे गलतियों को तुम छुपाओ। तो इस तरह के जो राजनीति जो है आजकल हो रही है। उत्तर के रूप में गंगा मैया कहती है, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। सत्य निर्भयता से सत्य क्या होता है, टिका रहता है। जो निर्भय होते हैं वो हमेशा सत्य बात कहते हैं। तो सत्य को किसी का डर नहीं है, तो वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, और बाद में कैसे लगता है तुम्हें? जो भी करते हैं पता रहता है वे लोग किनको कितना धोखा देते हैं, किनको कितना पेट पर मारते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं। ये सब करते हैं। ये सब करके कुछ ऐसे लोग, व्यापारी लोग या ऐसे गलतियां करने वाले लोग, ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोग, ये सब आते हैं ऐसे पाप कार्य करके और स्वयं बोलते हैं वे लोग, मैं पापी नहीं हूँ, मैं अच्छा कर्म वाला हूँ। तो इस तरह वे लोग बोलते हैं, आके स्नान करते हैं, अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं मुझ में आकर। तो फिर मेरे जय जयकार के नारा भी वे लोग लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, छापे लगाते हैं। ये सब